हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। हमारा जो आज का लेक्चर होगा इसमें हम फील्ड वर्क के बारे में जानेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, प्राइमरी रिकॉर्ड्स जिसके बेसिस पे रिसर्च होते हैं, सेकेंडरी रिकॉर्ड्स जिसके बेसिस पे रिसर्च होते हैं, सब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, रिसर्च मेथड कौन कौन से हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में जाना। आज हम जानेंगे फील्ड वर्क। और फील्ड वर्क जो है वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था जो नेचुरल साइंस होते हैं जैसे कि बायोलॉजी वगैरह हो गया, उसमें स्टार्ट किया गया था फील्ड वर्क। लेकिन बाद में इसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा मैसिवली यूज किया गया, बहुत ज़्यादा यूज किया गया। और स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी जो फील्ड वर्क का जहाँ से स्टार्ट माना जा सकता है वो है मेलिनोस्की का वर्क। तो आज हम पहले जानेंगे जो फील्ड वर्क सोशल एंथ्रोपोलॉजी में कैसे यूज किया जाता है, और फिर जानेंगे फील्ड वर्क सोशोलॉजी के अंदर कैसे यूज किया जाता है। फील्ड वर्क एज अ rigorous scientific method play a major role in establishing anthropology as a social science. The early anthropologists were amateur enthusiasts interested in exotic primitive cultures. इसमें बताया गया जो फील्ड वर्क जो है वो इसका एक मैसिव रोल है, एक मेजर रोल है एंथ्रोपोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट एस्टेब्लिश करने में। पहले जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे वो एमेच्योर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो कोई बाय प्रोफेशन उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि शौकिया तौर पे कह सकते हैं वो चीज़ों को डिस्कवर करना चाहते थे। वो आर्म चेयर साइंटिस्ट थे, ना कि वो फील्ड वर्क करते थे। आर्म चेयर साइंटिस्ट का अर्थ हो गया जो चीज़ें, जो डाटा उनके पास है उनके बेसिस पे एक थ्योरी बना लेना, जो हाँ ऐसा हुआ होगा, ये हो गया आर्म चेयर साइंटिस्ट। लेकिन जो फील्ड वर्कर्स होते हैं वो फील्ड में जा कर के देखते हैं क्या रियलिटी में ऐसा हो रहा है, क्या कोई ऐसी कम्युनिटी है अभी भी एग्जिस्ट करती है जो कि उस तरीके के कल्चर्स को फॉलो कर रहा है, जिसके बेसिस पे हम कुछ आइडियाज़ लगा सकते हैं जो पीछे क्या हो रहा होगा। बस ऐसा नहीं कि जो भी म्यूजियम में या कहीं भी जहाँ पे ओल्ड सामान है या कोई बुक्स है, कोई आर्काइव्स है, उसमें चीज़ें देखी और एक आइडिया वहीं बैठे बैठे सोच करके जो है वो बना लिया जहाँ ऐसा रहा होगा। They were armchair scholars who collected and organized information about distant communities, available from the reports and descriptions written by travelers, missionaries, colonial administrators, soldiers, and other men on the spot. यानी जो आर्म चेयर साइंटिस्ट होते हैं उनके जो आइडियाज़ होते हैं, उनके जो वर्क्स होते हैं, वो किस पे बेसिस होता है? वो या तो कोई ट्रैवलर्स गया वहाँ पे उसने जो देखा वो लिखा उसके बेसिस पे, या कोई मिशनरीज जैसे आई, जैसे कि मान लेते हैं इंडिपेंडेंस से पहले जो क्रिश्चियन मिशनरी आई, उसने इंडिया में बहुत सारी चीज़ें देखी, इंडिया के बारे में जाना और उसने एक आइडिया लगा लिया इंडिया जो है बहुत बैकवर्ड कल्चर यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। तो उन लोगों ने मान लिया इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत भी बैकवर्ड कल्चर है। या जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जिनको ये बताया गया जहाँ तुम्हें इस जगह का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अब उन्हें शौक हुआ अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो चीज़ें पता भी होनी चाहिए, तो उन्होंने कुछ लिखा उसके बारे में। या जो लोग वहाँ रह रहे हैं उसमें से अगर किसी ने कुछ लिखा है तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसी के बेसिस पे जो आर्म चेयर साइंटिस्ट होते हैं, जो आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, वो अपना वर्क लिखते हैं। For example, James Fraser's famous book, The Golden Bough, which inspired many early anthropologists, was based entirely on such second-hand accounts, as was the work of Emile Durkheim on primitive religion. यानी एक बहुत ही कह सकते हैं मेजर वर्क है जेम्स फ्रेजर का, जिसका नाम है द गोल्डन बो। ये बुक जो लिखा गया था ये एक अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा लिखा गया था, जेम्स फ्रेजर के द्वारा। और इन्होंने जो ये बुक लिखी ये किसी फील्ड में जा कर के चीज़ें रिसर्च नहीं किया था इन्होंने, बल्कि जो डॉक्यूमेंट्स इन्हें मिला या जो आर्टिफैक्ट्स इन्हें मिला उनके बेसिस पे इन्होंने एक आइडिया बनाया और उसके बेसिस पे इन्होंने अपना बुक को लिखा। या फिर रिलीजन के बारे में, जो डर्कहाइम का प्रिमिटिव रिलीजन के बारे में डर्कहाइम का जो मानना है, वो सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं वो सेकेंड हैंड अकाउंट्स पे लिखी गई हैं, सेकेंड हैंड कह सकते हैं डाटा के बेसिस पे लिखी गई। फर्स्ट हैंड वहाँ जा कर के किसी ने ऐसा रिसर्च नहीं किया और ताकि उसके बेसिस पे लिख सके।
Towards the end of the 19th and in the first decade of the 20th century, many early anthropologists, some of whom were natural scientists by profession, began to carry out systematic survey and first-hand observation of tribal languages, custom, rituals and beliefs. अब बताया गया कि जब 90th सेंचुरी का एंड हो रहा था और 20th सेंचुरी शुरू हो रहा था, तो सबसे पहले समझ लेते हैं 90th सेंचुरी और 20th सेंचुरी। यानी 1890s का जो समय था ये हो गया 90th सेंचुरी का एंड, और 20th सेंचुरी का अर्ली डिकेड जो था यानी 19 डिकेड यानी 10 ईयर, यानी 1910 और 20s की अगर हम बात करें तो ये अर्ली 20th सेंचुरी था। ये वो समय था, इस समय में, और यही वो समय है जब सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इमर्ज भी हो रहा है। यानी इमर्ज तो हो गया लेकिन बहुत ज़्यादा उसके सब्जेक्ट मैटर्स अभी डिफाइंड नहीं है, उसके स्कोप क्या होंगे वो डिफाइंड नहीं है। धीरे धीरे चीज़ों को सोशियोलॉजी जो अपने अंदर ले रहा है, ये वही समय है। और उसी समय एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स का भी इमर्जेंस हो रहा था। तो बताया जा रहा है जो नेचुरल साइंटिस्ट होते थे, यानी कोई केमिस्ट है या फिर कोई जो है सो बायोलॉजिस्ट है, कोई बॉटनिस्ट है, ये लोग जो है ये रिसर्च करते थे फील्ड वर्क में, और इस रिसर्च के दौरान इन लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। और अगर जो चीज़ें इन्हें मिलती थी, मान के चलते कहीं पे कोई स्कल्पचर मिल गया, या मान के चलते हैं कोई कहीं पे कोई स्केलेटन मिल गया, अब ये उस स्केलेटन के बेसिस पे मतलब होता है ना एक क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने का। अगर ये स्केलेटन यहाँ मिला है तो यहाँ कोई रह रहा होगा, अगर वो यहाँ रह रहा होगा तो वो किस तरीके से लाइफ जी रहा होगा, किस तरीके से उसका बिहेवियर होगा, कैसा कल्चर होगा, क्या खाता होगा, एक क्यूरियोसिटी होती है इन सारी चीज़ों को जानने के। बाय प्रोफेशन वो नेचुरल साइंटिस्ट थे, लेकिन एक क्यूरियोसिटी जो डेवलप हुआ उनके अंदर, वो उनको फोर्स किया कि वो एक अलग डिसिप्लिन की तरफ वहाँ से मुड़ गए, और वो डिसिप्लिन था एंथ्रोपोलॉजी, वो डिसिप्लिन था सोशियोलॉजी। तो वहाँ से जो 90th और 20th सेंचुरी में जो कुछ लोग हुए जो कि थे नेचुरल साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन, लेकिन उनका इंटरेस्ट एंथ्रोपोलॉजी में था, उनका इंटरेस्ट सोशियोलॉजी में था, उन लोगों ने शुरू किया कि क्यों ना जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं, जो डाटा हमारे पास है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, उनके बेसिस पे हम बुक्स ना लिख करके, उनके बेसिस पे आइडियाज़ थ्योरीज डेवलप ना करके क्यों ना उस जगह पे जाया जाए, वहाँ के लैंग्वेज को समझा जाए, उनके बिलीव्स को समझा जाए, उनके कस्टम को समझा जाए, कैसे वो बिहेव करते हैं, क्या खाते हैं, इन सारी चीज़ों को क्यों ना खुद जा कर के देखा जाए, उनके बीच रहा जाए। ये आइडियाज आया और यहीं से एक फील्ड वर्क का हमें शुरुआत देखने को मिलता है, यानी एंड ऑफ द 90th सेंचुरी एंड अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी में हमें राइज देखने को मिलता है फील्ड वर्क का। Reliance on second-hand accounts began to be thought of as unscholarly, and the good results obtained from first-hand work had to comment this growing prejudice. हेल्प सीमेंट दिस ग्रोइंग प्रेजुडाइस। यानी अब लोगों को धीरे धीरे मन में ये आने लगा तो जो सेकेंड हैंड डाटा का हम यूज करते हैं, जो सेकेंड हैंड अकाउंट्स का हम यूज करते हैं, वो एक अनप्रोफेशनल टाइप का दिखता है। जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वही होता है जो कि ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी करता है, ह्यूमन कल्चर को स्टडी करता है, और फिर भी वो जो है सो वहाँ जा कर के रिसर्च ना करके जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनके बेसिस पे स्टडी करता है। यानी एक तरीके से ये फीलिंग राइज हो गई कि ये अनप्रोफेशनल लगता है, क्यों ना वहाँ जा कर के स्टडी किया जाए। और धीरे धीरे यही आइडिया जो है वो हेल्प किया कि अब जो आने वाले जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो फोकस करेंगे, जो जितने भी वो रिसर्च करें वो मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्च जो है वो फील्ड में जा कर के करें। सिर्फ अकाउंट्स बेसिस पे वो अपना थेसिस ना लिखें, अकाउंट्स बेसिस पे वो अपना आइडियाज़ और व्यूज़ पॉइंट ना लिखें, बल्कि वो फील्ड में जाएँ, लोगों से मिले, देखें और उसके बेसिस पे वो अपना वर्क लिखें। Since the 1920s, participant observation or field work has been considered an integral part of the social anthropological training and the principal method through which knowledge is produced. Almost all of the influential scholars in the discipline have done such field work. In fact, many communities or geographical places have become famous in the discipline because of their association with classic instances of field work. यानी धीरे धीरे जो 1920s का जब समय आया, उस समय तक जितने भी
स्कॉलर्स होते थे वो फील्ड में जा कर के स्टडी करते थे, वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते थे, वहाँ जा कर के देखते। और कुछ प्लेसेस तो फेमस हो गया अपने फील्ड स्टडी के लिए, वहाँ पे जा कर के लोग जो है सो बार बार जाते, वहाँ पे स्टडी करते। जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे पेज में पढ़ेंगे कि जहाँ पे मेलिनोस्की ने जा कर के ऑस्ट्रेलिया के एक बार नाम देख लेते हैं, ट्रोब्रियंट आइलैंड, जहाँ जाकर के मेलिनोस्की ने स्टडी किया। या फिर अगर हम कहें तो और भी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने जिन जिन जगहों पे शुरुआती दिनों में रिसर्च हुई, वहाँ पे बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशोलॉजिस्ट जाकर के वहाँ स्टडी करना शुरू किए। तो कुछ ऐसी जगह हैं जो कि फेमस हो गई अपने रिसर्च वर्क के लिए ही, लोग जाते और वहाँ रिसर्च करके आते थे। व्हाट डिड द सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक्चुअली डू व्हेन डूइंग फील्ड वर्क, यानी जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे, यानी जो सोसाइटी एंथ्रोपोलॉजी यानी उसके इवोल्यूशन को तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वहाँ के सोसाइटी के इवोल्यूशन को भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे वो एक्चुअली जब फील्ड में जाते थे तो किस चीज़ का स्टडी करते थे? यूजुअली सी और ही बिगेन बाय डूइंग अ सेंसस ऑफ द कम्युनिटी सी और ही वॉज स्टडिंग। This involved making a detailed list of all the people who lived in community, including information such as their sex, age group and family. यानी सबसे पहले लोग वहाँ जाते, जिस कम्युनिटी का उनको स्टडी करना है वहाँ का सेंसस कर लेते। चलो यहाँ पे कितना पॉपुलेशन है, 100, यहाँ का पॉपुलेशन जिस कम्युनिटी का वो स्टडी करने के लिए 100 है। अब इसमें से कितना मेल है, कितना फीमेल है, किस एज ग्रुप का है, यानी किस किस एज ग्रुप का पर्सन है, कितने फैमिली है यहाँ पे, अगर यानी 100 अगर पॉपुलेशन है तो इसमें कितने फैमिली आते हैं, इनका स्टडी किया। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, ये फैमिली है, चलो इसमें 20 फैमिली आ गया, चलो ठीक है 20 फैमिली आ गया। अब ये 20 फैमिली का अलग अलग लिस्ट बनाएंगे। इस 20 फैमिली में ये सारे मेम्बर्स के बारे में लिखेंगे, इसका कौन कौन मेम्बर है, ABC मान के चलते हैं, इसमें 3 मेम्बर हैं। ये कैसे स्टडी करेंगे? तो सबसे पहले उस कम्युनिटी में जाएंगे, उसका सेंसस कर लेंगे, उसका पॉपुलेशन पता कर लिया 100 है, ठीक है 100 पॉपुलेशन है। अब इसमें इसका जो कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चिल्ड्रेन हैं, ये सारा ये पता कर लिए। उसके बाद ये पता करेंगे ये किस एज ग्रुप के हैं, 100 पॉपुलेशन में कितना फैमिली है, लेट्स की 20 फैमिली है, इन्हें पता चला। अब ये क्या करेंगे, इस 20 फैमिली में से एक फैमिली ए को लिए, बी को लिए, सी को लिए, ऐसे करके 20 तक जाएंगे। ए फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं, A डैश, B डैश, C डैश, ऐसे करके ये पता कर लिए। अगर ये जो ए फैमिली है इनके पेरेंट्स कौन थे, ये पता करेंगे। इनके पेरेंट्स के क्या और भाई बहन थे, तो ये वो भी पता कर लेंगे। उसके बाद पता करेंगे उनके पेरेंट्स कौन थे, यानी धीरे धीरे वो ऊपर जाते, जहाँ तक लोगों को याद होगा वहाँ तक ये पता करेंगे। यानी रिसेंट जो लोग रह रहे हैं वहाँ से धीरे धीरे जो है वो उनके पूर्वज कौन थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, पेरेंट्स कौन थे, ऐसे करते करते ये ऊपर तक जाएंगे। जहाँ तक लोगों को याद होगा वहाँ तक ये पूछेंगे लोगों से, और ये हर फैमिली से पूछेंगे जा करके, और इस तरीके से उस कम्युनिटी का एक फैमिली ट्री बनाएंगे। वहाँ के किनशिप ग्रुप कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं वो सारा डिटेल्ड एनालिसिस जो है ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे। This could be accompanied by an attempt to map the physical layout of the village or settlement, including the location of houses and other socially relevant sites. One of the important techniques anthropologists use, especially in the beginning stage of their fieldwork, is to construct a genealogy of the community. This may be based on the information obtained in the census, but extend much further since it involves creating a family tree for individual members. यानी हर इंडिविजुअल मेंबर, हर इंडिविजुअल फैमिली का ये एक फैमिली ट्री बनाएंगे। एंड एक्सटेंड्स द फैमिली ट्री एज फार बैक एज पॉसिबल, और जहाँ तक लोगों को याद होगा वहाँ तक ये उस फैमिली ट्री को ले जाने की कोशिश करेंगे। For example, the head of a particular household or family would be asked about his relatives, brothers, sisters, cousins in his or her own generation. यानी उनके जनरेशन के जो उनके कजन्स वगैरह हैं, भाई बहन जितने भी हैं, उनके सारे के बारे में ये पता लगाएंगे। देन अबाउट हिज और हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के बारे में, जनरेशन के बारे में, फादर, मदर, देयर ब्रदर एंड सिस्टर एक्सेट्रा। देन अबाउट द ग्रैंड
पेरेंट्स, यानी सबसे पहले उनके बारे में जान लिए, उनके सिबलिंग्स, उनके कजन्स, उनकी कौन क्या है उनको जान लिए, फिर उनके पेरेंट्स के जनरेशन को जानेंगे, फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन को जानेंगे, and their brothers, sister, and so on. This would be done for as many generations as the people could remember. The information obtained from one person would be cross-checked by asking other relatives the same question. उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन इन्हें मिला उसको ये क्रॉस चेक भी करेंगे, ये जैसे कि उन्होंने बताया कि वो पर्सन जो है वो मेरा रिलेटिव है, ये उनसे भी जा कर के पूछेंगे और उनसे क्रॉस चेक करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन इन्हें मिला है वो सही मिला है कि नहीं. And after confirmation, a very detailed family tree could be drawn up. This exercise helped the social anthropologists to understand the kinship system of the community, what kind of roles different relatives played in a person's life, and how these relations were maintained. यानी ये फैमिली ट्री जो उन्होंने बनाया वो उसके जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसका जो एक्सटेंडेड किनशिप ग्रुप है उसके बारे में जानने में उन्हें हेल्प मिलेगा, किस तरीके से रोल किसने प्ले किया, किस तरीके से बिहेव लोगों ने किया, कैसे वो पूरे को मेंटेन करके रख पाए, जो लोग अलग हो गए वो क्यों अलग हो गए, उनके अलग होने का कारण क्या था, जो माइग्रेट कर गए वहाँ से उनके उन्हीं के फैमिली मेम्बर थे लेकिन वो माइग्रेट कर गए तो क्यों माइग्रेट कर गए, यानी ये हर चीज़ उससे जो है उस फैमिली ट्री के थ्रू जो है ये पता लगा लेंगे उस जगह का. A genealogy would help acquaint the anthropologist with the structure of the community and in a practical sense would enable him or her to meet with people and become familiar with the way the community lives. Building on this base, the anthropologist would constantly be learning the language of the community. He or she would also be observing life in the community and making detailed notes in which the significant aspect of the community life would be described. यानी ये वहाँ के लैंग्वेज ये सारे काम ये करते रहेंगे, साथ साथ वहाँ का लैंग्वेज सीख लेंगे, लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोग किस कस्टम को फॉलो करते हैं, ये लोग किस तरीके से उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उनके फेस्टिवल्स क्या, उनके रिलीजन क्या है, ये हर इवेंट्स का ये नोट बनाते रहेंगे, उनको नोट डाउन करते रहेंगे. ये हर फैमिली रिलेशन किस तरीके से हैं, चाइल्ड का बर्थ होता है तो उस पर क्या फंक्शन करते हैं, किसी का डेथ होता है उसमें ये क्या करते हैं, चाइल्ड को किस तरीके से ये बड़ा करते हैं, किस तरीके से उसको सोशलाइज किया जाता है, ये नहीं है उस कम्युनिटी के हर एक एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे और उसे ये नोट डाउन करेंगे. He or she would also be observing life in the community and making detailed notes in which the significant aspect of the community life would be described. Festival, religious or other collective events, modes of earning a living, family relations, modes of child rearing, these are examples of the kinds of topics that anthropologists would be specifically interested in. Learning about these institutions and practices acquire the anthropologists to ask endless questions about things and are taken for granted by members of the community. This is the sense in which the anthropologist would be like a child always asking why, what and so on. यानी ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं और जिस कम्युनिटी में जाकर के ये स्टडी करते हैं, अगर ये वहाँ जाकर के इन्होंने नहीं बताया कि ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इसी के कारण हमें देखने को मिलता है जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहीं कहीं स्टडी करने जाते हैं, वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं या किसी ट्राइब को ये स्टडी करने के लिए गए और ट्राइबल लोग जो होते हैं उनमें फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, कॉन्शसनेस बहुत अधिक होता है, ये उनसे अगर घुल मिल नहीं पाते, उनसे अपना जिस तरीके से ये बिहेव करते हैं अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे हमें डेथ केसेस भी देखने को मिलता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इस कारण से. तो ये बहुत सारा क्वेश्चन उन लोगों से पूछते हैं और ये हर चीज़ को नोट डाउन करते रहते हैं और जो मेंबर जिसे ये क्वेश्चन पूछते हैं अगर ये इन्होंने नहीं बताया है कि हम एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, तो लोग इनके कई बातों को इग्नोर भी कर देते होंगे, कई के आंसर्स भी इन्हें मिलते होंगे. यानी हर चीज़ ये जान लेना चाहते हैं उस सोसाइटी के बारे में और ये सारे एक्टिविटीज़ जब हो जाती हैं उसके बाद जब ये सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पे ये अपना वर्क लिखते हैं. In doing this, the anthropologist usually depends on one or two people for most of the information. Such people are called informants. और जिन लोगों से ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिन लोगों से ये पूछते हैं, अब हर इंसान से तो जाके पूछ नहीं सकता है, तो गांव में कोई एक पर्सन होगा या कम्युनिटी में कोई एक पर्सन होगा जिसे अपने कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ पता है, जो हर चीज़ लगभग जैसे कि बड़े एज के जो लोग होते हैं उन्हें पता होता है, चीज़ें पता होती है उनके बारे में, उनके जो
कुछ इन्फॉर्मेशन अगर जो है सो पता करना है पिछले जनरेशन्स के बारे में तो वो बड़े लोगों से पूछ लेंगे, कुछ न्यू आइडियाज़ के बारे में जानना होगा तो वो न्यू जनरेशन से पूछ लेंगे। इस तरीके से ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और जिन लोगों से ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिन लोगों से ये पूछते हैं, उन्हें बोला जाता है इन्फॉर्मेंट्स। और प्रिंसिपल इन्फॉर्मेंट्स, यानी जिनसे ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं उन्हें हम इन्फॉर्मेंट्स बोलेंगे या प्रिंसिपल इन्फॉर्मेंट्स बोलेंगे। इन द अर्ली डेज द टर्म नेटिव इन्फॉर्मेंट्स वर ऑल्सो यूज्ड, या उन्हीं के लिए नेटिव इन्फॉर्मेंट्स भी यूज किया जाता था, क्योंकि वो लोग वहाँ के नेटिव होते थे, वहीं के रहने वाले होते थे, इसलिए उन्हें नेटिव इन्फॉर्मेंट्स भी कहा जाता था। इन्फॉर्मेंट्स एक्ट एज द एंथ्रोपोलॉजिस्ट टीचर एंड आर crucially important actors in the whole process of anthropological research. Equally important are the detailed field notes that the anthropologists keep during field work. These notes have to retain up every day without fail and can be supplemented by or take the form of a daily diary. यानी पहले तो जो इम्पोर्टेंट है वो है इन्फॉर्मेंट्स, वो क्या क्या बता रहे हैं, वो एक गाइड की तरह, एक टीचर के रूप में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का वर्क करता है। और दूसरा जो हर दिन वो जो चीज़ें वहाँ देखते हैं एक डायरी के रूप में या एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में, वो उसे नोट डाउन करते जाते हैं। वो जो डायरी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए जब उनका रिसर्च खत्म होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फील्ड वर्क इन सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में फील्ड वर्क किस तरीके से होता है, इसके बारे में होगा हमारा लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर। इससे पीछे एक पेज था, ये वाला पेज, इसमें जो है सो मेलिनोस्की के बारे में बताया गया है और मेलिनोस्की ने किस तरीके से फील्ड वर्क किया उसके बारे में बताया। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है कि जब वो ट्रोब्रियंट आइलैंड पे उन्होंने जो रिसर्च किया वो किस तरीके से किया। तो एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में मैं बता देती हूँ कि मेलिनोस्की जो है वो पोलैंड के थे और जिस समय वो रिसर्च कर रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया में थे। ऑस्ट्रेलिया के ट्रोब्रियंट आइलैंड पे वो रिसर्च करने गए, लेकिन उस समय जो ऑस्ट्रेलिया पे जो पोजीशन था वो ब्रिटेन का था और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था। पोलैंड जो था वो जर्मनी के कंट्रोल में था, जर्मनी के अंदर आता था, यानी जर्मनी के साथ था कह सकते हैं। और जिस कारण से ब्रिटेन का एनिमी था कौन, पोलैंड। इस कारण से मेलिनोस्की को वहाँ पे एनेक्स कर लिया गया था। एक तरीके से कह सकते हैं जिस तरीके से कोरोना में हुआ ना, आइसोलेट कर दिया गया लोगों को, उसी तरीके से उनको जैसा ग्रुप, अपने ग्रुप से जहाँ वो रह रहे थे उनको आइसोलेट कर दिया गया। चूँकि वो बहुत लंबे समय तक उसी आइलैंड पे आइसोलेटेड रहे तो उन्होंने जिस जगह वो रह रहे थे वहाँ के लैंग्वेज को सीखा, लोगों के कस्टम्स को सीखा और धीरे धीरे वहाँ रहने वाले लोगों के लाइफ को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा और उस चीज़ को उन्होंने नोट डाउन किया। और बाद में जब वॉर ख़त्म हुई, वो भी बाद में जाकर के इंग्लैंड का सिटीजनशिप ले लिए और बाद में उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया, जो कि उस समय में बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत लोगों ने उसको सराहा और बाद में जाकर के ये एक बेस बन गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए फील्ड वर्क का। और उसी समय से फील्ड वर्क जो है एंथ्रोपोलॉजी का एक बेसिक पार्ट बन गया, उनके रिसर्च का एक बेसिक पार्ट बन गया। तो इसमें बस इतना ही है, आप लोग पढ़ लेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फील्ड वर्क सोशोलॉजी में कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।